स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं मंजू सिंह। तो हाजिर हैं आज एक नए विषय के साथ। अगले 1 घंटे तक हमारी फ़ोन लाइन आपके लिए उपलब्ध रहेगी, जिस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आज का विषय क्या है, सबसे पहले ये आप जान लें। तो आज के विषय के बारे में आपको बता दें, आज का हमारा विषय है हल्दी एवं अदरक की खेती और औषधीय एवं सगंधीय पौधों की खेती। हल्दी एवं अदरक की खेती और सगंधीय एवं औषधीय पौधों की खेती, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 4 आज हमारे विषय हैं। और आप इससे जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न हैं, कोई सवाल है, कोई आशंका है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारे नंबर नोट कर ले, 1800-113060। दूसरा नंबर नोट करें 1800-113061। दोनों नंबर एक बार फिर से आपको बता दें, 1800-113060, 1800-113061। तो दोनों टोल फ्री नंबर है, इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय हमने आपको बता ही दिया कि आज हम बात करेंगे हल्दी, अदरक, सगंधीय एवं औषधीय पौधों की खेती के बारे में। और हमारे जो मेहमान हैं उनसे अब आपकी हम मुलाकात करवा देते हैं, उनका परिचय करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर हैप्पी देव शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि सब्जी विशेषज्ञ हैं। आप बात करेंगे हल्दी और अदरक पर। और हमारे साथ डॉक्टर वीणा गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि सगंधीय एवं औषधीय फसलों के बारे में जानकारी देंगी कि कैसे आप सगंधीय एवं जो औषधीय पौधे हैं आप उनसे लाभ उठा सकते हैं, कैसे इनकी खेती करें, कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना ज़रूरी होगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हल्दी और अदरक पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर देव, आपसे समझना चाहूँगी कि हल्दी और अदरक के लिए ये समय कैसा है और क्या बताना चाहेंगे आप हमारे किसानों को कि कैसे इससे उन्हें लाभ हो सकता है। हल्दी और अदरक बहुत ही महत्वपूर्ण मसाला फसलें हैं, जिसका प्रयोग प्रत्येक घर में प्रतिदिन होता है। आजकल का जो समय है अप्रैल और मई का महीना, इसमें अदरक विशेषकर इसकी बिजाई का समय चल रहा है। और हल्दी के लिए भी मई और जून के माह में इसकी बिजाई की जानी है, तो इसके लिए खेतों की तैयारी जो है वो किसान अभी से कर सकते हैं। जी जी जी, चलिए, तो ये तो बात रही हल्दी और अदरक की। और इसी से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों को पहले रिपोर्ट दिखा देते हैं और फिर हम बात करेंगे सगंधीय एवं औषधीय पौधों के बारे में। हल्दी एक महत्वपूर्ण मसाले वाली फसल है, जिसका उपयोग औषधि से लेकर अनेक कार्यों में किया जाता है। इसके गुणों का जितना भी बखान किया जाए थोड़ा ही है, क्योंकि यह फसल गुणों से परिपूर्ण है। इसकी खेती आसानी से की जा सकती है और कम लागत तकनीक को अपनाकर इससे आमदनी का अच्छा साधन बनाया जा सकता है। यदि किसान भाई इसकी खेती ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहते, तो कम से कम इतना अवश्य करें जिससे उनकी प्रतिदिन की हल्दी की मांग को पूरा किया जा सके। निम्नलिखित शास्त्र वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर हल्दी की खेती को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। हल्दी की खेती बलुई दोमट या मटियार दोमट मृदा में सफलतापूर्वक की जा सकती है। जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि जमीन थोड़ी अम्लीय है तो उसमें हल्दी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हल्दी की खेती हेतु भूमि की अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह जमीन के अंदर होती है, जिससे जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाए जाना आवश्यक है। 20 से 25 टन हेक्टेयर की मान से अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गोबर की खाद डालने से जमीन अच्छी तरह से भुरभुरी हो जाती है और जो भी रासायनिक उर्वरक दी जाएगी उसका समुचित उपयोग किया जा सकेगा। हल्दी की खेती में उचित फसल चक्र का अपनाया जाना अति आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हल्दी की खेती लगातार उसी जमीन पर ना करें जहां पहले से की जा रही है। वहीं बात करें अदरक की खेती की, तो अदरक गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ती है। मतलब इसकी खेती समुद्र स्तर से 1500 मीटर की ऊंचाई और आंशिक छाया में अच्छी तरह से की जा सकती है, लेकिन इसके सफल खेती के लिए इष्टतम ऊंचाई 300 से 900 मीटर होनी चाहिए। अदरक की खेती के लिए मिट्टी में अच्छी जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।
इसकी खेती रेतीली या दोमट लाल मिट्टी में अच्छी तरीके से की जा सकती है। अदरक एक लंबे समय में उगने वाली फसल है। मिट्टी के पोषक तत्व की स्थिति के बीच संतुलन साधने के लिए फसल चक्र अपनाना बहुत आवश्यक है और यह अदरक में नर्म सड़ांध रोग से बचने के लिए भी अति आवश्यक है। संचित भूमि में अदरक के साथ पान बेल, हल्दी, प्याज, लहसुन, मिर्च, अन्य सब्जियां, गन्ना, मक्का, रागी और मूंगफली के साथ लगाया जा सकता है। पश्चिमी तट पर नारियल, कॉफी और नारंगी के बागवान में अदरक की खेती अच्छे तरीके से की जा सकती है। अदरक की खेती में गहरी जुताई ठीक से प्राप्त करने के लिए मार्च-अप्रैल में पहली वर्षा के साथ भूमि 5 या 6 बार जोत देना चाहिए। एक बारिश से संचित फसल उठाने के लिए भूमि 1 मीटर चौड़ी और सुविधाजनक लंबाई के साथ 15 सेंटीमीटर ऊंचा बेड़ बनाया जाता है। कम से कम 2 से 4 कलियों को 5 सेंटीमीटर के अंतर पर गहरे में बोया जाना चाहिए, जिसे मिट्टी के साथ अच्छे से ढक देना चाहिए और हाथ से चिकना करना चाहिए। यदि किसान भाई इन सुझावों के अनुसार खेती करते हैं तो अच्छी फसल के साथ साथ वह अच्छा मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की हल्दी और अदरक के बारे में, और आज का हमारा जो अन्य विषय है उस पर भी बात कर लेते हैं, जो कि है सुगंधीय एवं औषधीय पौधों के बारे में। तो आप डॉक्टर वीणा, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आज के दौर में हमारे किसानों के लिए सुगंधीय एवं औषधीय फसलों की खेती कितनी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। आज हमारे देश में जितना पुराना आयुर्वेद है उतनी ही पुरानी ये औषधीय और सुगंधीय पौधे हैं, और इनकी खेती अब हम कमर्शियल रूप में करने लगे हैं, लेकिन पहले तो ये बागों में अपने आप ही लगाई जाती थी। जो हमारे ऋषि मुनि थे उनके जो गार्डन थे उसमें वो लगाते थे और उसका सेवन भी करते थे। परंतु क्योंकि अब जैसे जैसे ज़मीन खेती के लायक सिकुड़ती जा रही है तो अब इनके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ हमारी जो औषधीय पौधे हैं वो लुप्त भी होते जा रहे हैं। तो उनकी खेती के लिए हमें ध्यान भी देना है, परंतु खेती करते समय जो चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है उसमें सबसे पहली तो इसमें चीज़ है कि आपको बाज़ार का जो है वो एक मेन इसमें ध्यान देने लायक बात है, क्योंकि जब तक आपके पास बाज़ार या आप अपनी जो भी फसल लगती है उसको आप बेच नहीं पाएंगे तो किसान भाइयों को फ़ायदा नहीं होगा। जी। तो सबसे पहले मतलब किसान भाइयों को पहले अपने ज़मीन की जो है वो मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि कई बारी मिट्टी के अंदर जो है नेमेटोड्स या सूत्रकृमि होते हैं जिससे ख़राब हो सकती है फसल, और पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए उसके लिए। बाकी ये कि आपको अपने आसपास अगर कोई आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं या दवाई बनाने वाली जो कंपनी है वहाँ से आप उनसे बात करके पता कर सकते हैं कि वो किस किस चीज़ों की उसमें ज़्यादा उनकी खपत है। तो क्योंकि उसमें अगर आप उन्हीं की चीज़ों को लगाएंगे तो एक तो आपको मार्केट मिलेगा, दूसरा आपको ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा कम होगा। जी, बिल्कुल। क्योंकि इनकी जो औषधीय पौधों की जो गुणवत्ता है वो मेनली उन केमिकल्स के अंदर है जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे जुड़ी रिपोर्ट देख लेते हैं पहले, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और दर्शकों की कॉल लेते हैं। लगभग 80% लोग मुख्य रूप से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर ही निर्भर रहते हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में जड़ी बूटियों के निर्यात की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इन सभी उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार 4 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित है, जो 7.8% प्रति वर्ष की दर से निरंतर वृद्धि कर रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ हर्बल उत्पादों के उपयोग में वृद्धि होने से इसका बाजार बढ़ा है। अच्छा मूल्य प्राप्त होने की वजह से परंपरागत फसलों की तुलना में औषधीय एवं सुगंधीय फसलों की खेती के प्रति किसानों में रुझान देखा जा रहा है। देश के अनेक संस्थान विभिन्न जलवायु क्षेत्र के अनुसार औषधीय एवं सुगंधीय खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने भी इन नगदी फसलों के अनुसंधान, विकास एवं विस्तार कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान करना शुरू कर दिया है।
और आज के कार्यक्रम के पहले हमारे दर्शक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरबचन जी हैं जिन्होंने पंजाब से हमें फ़ोन किया है। आइए बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो जी, नमस्कार गुरबचन जी, बताइए सवाल क्या है। सवाल हमारा ये है कि अदरक की खेती पंजाब में हो सकती है? ठीक है, अदरक कौन से जिले से बात कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं फतेहगढ़ जिला। नहीं, जिला कौन सा जिला है आपका? जिला फतेहगढ़ साहब। अच्छा ठीक है जी सर, पंजाब। क्या बताना चाहेंगे आप? अदरक की खेती के लिए जो तापमान है वो औसतन जो तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, जबकि पंजाब का तापमान थोड़ा ज़्यादा चला जी, जाता है। जी। दूसरी बात है कि पानी की निकासी, विशेषकर वर्षा ऋतु में पानी की निकासी उचित होनी चाहिए। और क्योंकि पंजाब में खेत जो हैं बहुत समतल हैं और बड़े बड़े खेत होते हैं, इसलिए निकासी को भी संभव करना पड़ेगा। और थोड़े स्तर पर अगर हम अदरक की खेती करते हैं और विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि तापमान ज़्यादा चला जाता है तो उसके लिए छायादार या तो तो मेड़ों में जालियों लगा सकते हैं अदरक या तो जालियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अंतर फसल इस तरीके से लगाएं अच्छा। कि जैसे फलदार पौधे हैं उनके बीच में भी लगा सकते हैं, या दूसरी फसलें चाहे गन्ना है, मक्की है, कुछ इस तरह की फसलें जो उसको छाया दें। और दूसरा है निकासी वाला प्रश्न, क्योंकि समतल भूमि है, मैदानी इलाका है पंजाब में, तो अगर गहरी हम इसमें जो है वो नालियां बनाएं जिससे कि पानी की निकासी हो जाए, तो थोड़े स्तर पर अगर किसान अपने इसकी खेती करता है और अपनी सफलता को देखते हुए उसको बढ़ाता है तो वो अच्छा रह सकता है। जी जी बिल्कुल। तो गुरबचन जी आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत छोटे स्तर से करें और जिन बातों के बारे में अभी हमें डॉक्टर देव ने बताया उनका ध्यान रखें। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, गोविंद हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया है। जी गोविंद जी नमस्कार, बताइए। आप तो हमारे रेगुलर कॉलर हैं जी, बताएं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। ग्राम कन्या दमोह, जिला बालाघाट से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ मैं। जी जी बिल्कुल, बताएं, सवाल बताएं। सवाल मेरा ये है मैम कि मतलब क्या हम अदरक की मतलब खेती करना चाहते हैं तो इसमें साल भर में 2 बार कर सकते हैं कि नहीं, और हमारे जिले के अनुकूल कोई अच्छी वाली वैरायटी कौन सी है उसके बारे में जानकारी। जी डॉक्टर शर्मा। हाँ, इनका कौन सा स्थान इन्होंने बताया? बालाघाट तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। बालाघाट जिले से। हाँ, मैं आपका प्रश्न समझा हूँ। पहला भाग आपके प्रश्न का है कि क्या अदरक की खेती एक साल में 2 बार ली जा सकती है। तो अदरक की जो फसल है वो एक साल में 2 बार तो नहीं ली जा सकती। हालांकि अदरक की फसल के बीच अन्य अंतर फसल आप लगा सकते हैं। अदरक एक लंबे समय तक चलने वाली फसल है जो कम से कम 7 से 9 माह तक खेत में रहती है, लेकिन अंतर फसल कई प्रकार के अंतर फसल ले सकते हैं जिसका लाभ जो है वो अदरक को भी मिलेगा छाया के रूप में, क्योंकि ये छाया पसंद करने वाली फसल है। और साथ ही साथ जो है वो दूसरी फसल से जो है आप अपना आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। दूसरी फसलें चाहे वो तेज मिर्च हो या फिर मक्की है, गन्ना है, मूंगफली है, या दूसरे फलदार पौधे हैं, वानिकी के वृक्ष भी बीच में लगा सकते हैं। इस तरीके दूसरा भाग इनका किस तरह कौन सी वैरायटी या प्रजाति जो है इनके क्षेत्र के मध्य प्रदेश के लिए रहेगी। अदरक में वैसे बहुत सारी प्रजातियां नहीं हैं। पूरे राष्ट्र में अगर देखें तो जिन किस्मों की सिफारिश की जाती है वो लगभग 8-9 किस्में इस तरह की हैं। और स्थानीय किस्मों को भी आप जो है अपने खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा दूसरी किस्में जो हैं वो बरदा है, महिमा है, रजेथा है, इस तरह की किस्में जो हैं वो आप जो है अपना सकते हैं। जी संदीप एक दर्शक जिन्होंने हिमाचल से हमें फोन किया है, आइए बात करते हैं। हेलो 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 संदीप जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी बताइए। बताइए, सवाल बताएं अपना। मेरा सवाल ये है कि अदरक के बीज को हम कैसे रख सकते हैं? अदरक के बीच में आप कौन सी फसल ले सकते हैं? और जी जी हाँ, हिमाचल प्रदेश से आपका फ़ोन है, तो हिमाचल प्रदेश का जलवायु अदरक के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है और अप्रैल मई के महीने में इसकी बुआई की जाती है। बीच में जो फसलें लगानी है, जैसा कि मैं अभी कह भी रहा था कि छाया पसंद ये फसल है और बीच में दूसरी फसल लेना बहुत ही लाभदायक रहेगा। किसान के लिए तो लाभदायक है, दूसरी जो फसल हमारी अदरक की फसल है उसकी उत्पादन को भी ये बढ़ाता है। तो बीच में जो है मक्की की फसल बहुत ही लाभदायक और इसकी सिफारिश की जाती है। लेकिन साथ ही मैं बात कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में क्योंकि बंदरों का जो उत्पात है वो काफ़ी
ज़्यादा है, इसलिए मक्की की फसल उसमें जो है इतनी लाभदायक नहीं रहती है आज के समय में। तो उसके स्थान पर जो है दूसरी फसलें जैसे कि भिंडी की फसल है, चाहे वर्षा ऋतु में होने वाली भिंडी की फसल है, बहुत ही इसमें सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो है वो तेज मिर्च है और मूली, गाजर, सलगम, इस तरह की फसलें भी बीच में ली जा सकती हैं। और अरबी की फसल क्योंकि इसके साथ साथ चलती है, अंतर फसल का एक अपना ही जो है वो तरीका रहता है। ऐसी फसल जो फसल से अदरक की फसल के निकलने से पहले निकल जाए और इसको लगाने का समय अदरक को लगाने के समय के बाद में हो, ऐसी फसल जो है इसमें काफ़ी उपयुक्त रहती है। आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार जो है वो फसल का चुनाव कर सकते हैं, तो काफ़ी अंतर फसल से जो है लाभ रहेगा। जी, सुरेंद्र एक दर्शक राजस्थान से, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो सुरेंद्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो सुरेंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, मैं अब डॉक्टर वीणा आपसे समझना चाहूँगी कि जो हम बात कर रहे हैं सुगंधीय एवं औषधीय पौधों की, तो इसमें कौन कौन से वैरायटी हैं या फिर कौन कौन से फसलें हैं जो कि हमारे किसान ले सकते हैं? इसमें औषधीय पौधे तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिमांड जिनकी कृषि परिस्थितियों के जो अलग अलग हमारे जो एनवायरनमेंट हैं उसके हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग फसलें ही हो सकती हैं। जैसे ज़्यादातर लोग जो हैं वो एलोवेरा है वो लगा सकते हैं, कालमेघ हो गया, या फिर आपका अश्वगंधा है। जी जी। तुलसी तो खैर हर जगह पे ही लग जाती है, तो तुलसी की फसल आप ले सकते हैं। गिलो है, सर्पगंधा है, ये मतलब कुछ ऐसे कॉमन प्लांट्स, कॉमन औषधीय पौधे हैं जो ज़्यादातर परिस्थितियों में अच्छी फसल दे देते हैं। इनकी मांग भी है। और इनकी मांग भी है। जी जी। गंगाराम एक दर्शक है मध्य प्रदेश से, आइए बात करते हैं। हेलो हाँ जी, नमस्कार गंगाराम जी। हाँ जी बताएं, सवाल बताएं। मैडम, मुझे हल्दी के बारे में जानकारी चाहिए। क्या जानकारी? धार जिले में जैसे अपन हल्दी को जून में लगाए कि जुलाई में? अच्छा, सही समय क्या है? समय जाना चाहता लगाने का, ठीक है। हाँ जी डॉक्टर शर्मा। हल्दी की फसल की बुआई चाहे मध्य प्रदेश है, दूसरे हमारे राज्य हैं, जून माह में करना ज़्यादा उचित रहेगा। हालांकि जब मानसून से पहले की बारिश होती है तो उस समय खेत को तैयार करना भी, हल्दी को लगाना और उसमें जो है वो अंकुरण होना, ये सारे जो हैं बहुत अच्छे रहते हैं। जुलाई माह में क्योंकि मानसून पूरे जोर पर आ जाती है तो खेत तैयार करने में भी थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि जुलाई का माह भी जो है वो दक्षिण भारत में और मध्य प्रदेश से भी आगे के जो क्षेत्र हैं वहाँ के लिए उचित और उपयुक्त पाया जाता है। तो इसलिए अगर जून माह में जो मानसून से पहले वाली बारिश है उसके दौरान अगर बिजाई करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हेलो किसान का सिलसिला जारी रहेगा। इस छोटे से विराम के बाद भी आप हमें कॉल करते रहें, जैसे ही वापस आएंगे आपके सवाल ज़रूर लेंगे, कहीं मत जाइएगा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और आज हम बात कर रहे हैं हल्दी, अदरक और औषधीय साथ ही सुगंधीय फसलों के बारे में। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर शैलेंद्र जी हैं फोन लाइन पर मौजूद। जी शैलेंद्र जी, बताइए सवाल क्या है? हेलो नमस्ते मैम। जी नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार मौर्य बाराबंकी से बोल रहा हूँ जी। जी जी बताएं। मैं हल्दी की खेती पहले से मैं खाने भर की थोड़ी बहुत करता हूँ और मैंने एक पेड़ से 1 किलो हल्दी उत्पादन अब तक किया है।
लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हल्दी का प्रोसेसिंग प्रक्रिया क्या है, इसको सुखाने की प्रक्रिया क्या है और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें। और एक प्रयोग हमने और इस बार किया है हल्दी में। हल्दी के साथ मैंने एक काहू औषधीय फसल है, मैंने उसे लगाया है इस बार। अच्छा। तो हल्दी अभी हमने खुदाई नहीं की है, तो हल्दी भी अच्छी दिख रही है और जो हमारी औषधीय फसल काहू है ये भी एक अच्छा चल रहा है जी। लेकिन मैं इसकी प्रोसेसिंग प्रक्रिया जानना चाहता हूँ, इसे कैसे सुखाएं और कैसे आगे। ठीक है शैलेंद्र जी, हम आपका सवाल समझ गए और बहुत अच्छी बात है, आप बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, नई नई चीज़ें सोच रहे हैं, उन्हें अपना रहे हैं। तो जैसे कि इनका जानना ये चाहते हैं कि मूल्य संवर्धन कैसे करें, खासतौर पर ये सुखाने के बारे में सही विधि क्या है, तरीका क्या है, कैसे किया जाए। जी डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे आप? जी, हल्दी को खेत से निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिट्टी वगैरह ताकि झड़ जाए, इसलिए इसको 2-4 दिन के लिए जो है वो धरातल पर ही रखा जाता है ताकि ये सूख के थोड़ा और इसकी जो मिट्टी जड़ें ये निकाली जाती हैं। उसके उपरांत जो है हल्दी को वैसे बिना उबाले भी सुखाया जा सकता है, लेकिन अच्छी तरह सुखाने के लिए और जल्दी सुखाने के लिए अगर इसको पानी में उबालें और विशेषकर जो इसका मातृकंद होता है वो सारे मातृकंद इकट्ठे उबालें और जो इसकी फिंगर्स होती हैं जो साथ में लगी हुई जो इसकी हल्दी के कंद हैं उनको अलग से उबालें ताकि एक साथ एक बराबर जो है इसमें उबाला जा सके। और उबालने के बाद जो है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तथा पतली सतह बनाकर जो है इसको जो है वो धूप में सुखाया जाता है। इस तरह से इसको सुखाना भी थोड़ा आसान हो जाता है। जी, सूर्य प्रकाश एक और दर्शक हैं जिन्होंने हमें हिमाचल से ही फोन लगाया है, आइए बात करते हैं। जी सूर्य प्रकाश जी, बताइए क्या सवाल है? सर मैडम नमस्कार, मैं सभी को नमस्कार मेरा। जी नमस्कार मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से बोल रहा हूँ। जी, अभी जैसे बोले कि हल्दी अदरक के बीच में मिर्ची की खेती कर सकते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब मिर्ची बिल्कुल फूल के ऊपर और जब पूरी लग जाती है उसके बाद में पेड़ सूख जाते हैं। ये 4-5 साल से हो रहा है, तो मिर्ची की खेती नहीं हम ले पा रहे हैं। ठीक है, तो इनका सवाल तो मिर्च से जुड़ा हुआ है, आप बता पाएंगे इन्हें, क्योंकि मिर्च और अदरक की खेती ये साथ में करना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं इनका प्रश्न ये समझा हूँ कि ये हल्दी अदरक के साथ अदरक के साथ जो है अंतर फसल के रूप में तेज मिर्च की जो खेती वो कर रहे हैं और इनकी तेज मिर्च जो है वो फूल आने के समय में सूख रही है। तो ये जो है वो अंतर फसल की वजह से कोई समस्या नहीं है। ये जो है तेज मिर्च की अपने आप में एक जो समस्या है, रोग है, वो है और इसको उपचार करने के लिए जो है वो इसके ऊपर स्प्रे या फिर इसकी जो है वो ड्रेंचिंग जो है वो की जा सकती है, जिसका लाभ जो है दोनों फसलों को मिलेगा। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हैं अपने इलाके के, अपने स्थानीय जो कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है या कृषि विश्वविद्यालय की ऑनलाइन जो है टेलीफोन लाइन है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। अभी भी मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इसके उपचार के लिए जिस समय ये तेज मिर्च के ऊपर इस तरह का जो है वो लक्षण देखें तो डायथेन M45 जिसकी मात्रा रहेगी प्रति लीटर 2.5 ग्राम और बेविस्टिन जिसकी मात्रा रहेगी 1 ग्राम प्रति लीटर, इन दोनों दवाइयों को मिलाकर जैसे जैसे आप पानी की मात्रा बढ़ाएंगे दवाइयों की मात्रा भी उसी के अनुसार बढ़ा लेंगे और इसी से जो है इसके ऊपर जो है वो छिड़काव कर सकते हैं और इसका लाभ जो है वो अदरक की फसल को भी मिलेगा और जो तेज मिर्च है उसकी फसल को मिलेगा। दूसरी बात साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि फसल को जो है वो फसल चक्कर अवश्य अपनाएं तथा खेत को बदल बदल कर लगाएं, इससे भी आप रोगों से जो है निदान पा सकते हैं। आपने जो दवाएं बताई एक बार फिर से बता दीजिए। डायथेन M45 जो रहेगा 0.25% प्रति लीटर, प्रतिशत जब मैं कह रहा हूँ तो प्रतिशत है, अगर प्रति लीटर देखना है तो 2.5 ग्राम प्रति लीटर और बेविस्टिन 0.10% यानी कि 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं तथा इसी की ही ड्रेंचिंग सिंचाई भी करें और इसका छिड़काव भी करें। ठीक है, एक और हंसबीर जी हैं हरियाणा से हमारे साथ दर्शक, बात करते हैं हंसबीर जी से। हेलो मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है जी, मैं उस बीए पौधे उगाना चाहता हूँ जी। जी मैं जी एलोवेरा के उस बीए पौधे उगाना चाह रहा हूँ जी। एलोवेरा उगाना चाहते हैं आप? हरियाणा में कौन सी जगह से हैं आप? झज्जर जिला है जी मेरा। अच्छा ठीक है, झज्जर से हैं ये, एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं।
आप एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं तो पहले तो आप ये पता करिए कि एलोवेरा की खेती के लिए आपकी ज़मीन जो है थोड़ी सॉइल उसकी टेस्ट करवा लीजिए। और उसके बाद खेती करने के लिए आपको उसका जो मटेरियल जो प्लांटलेट्स हैं जो लेने होंगे वो आप लेके उसको अपने खेत में लगा सकते हैं। आपको मेरा यही एक एडवाइस रहेगा कि पूरे खेत में ही आप एलोवेरा ना लगा के बल्कि थोड़े से हिस्से में लगाएं, या आप अगर किसी और चीज़ की खेती कर रहे हैं तो उसके साथ आप ये इंटरक्रॉप एलोवेरा की लगा लें। और उसके बाद खेती के बाद इसमें जो है वो 3 साल के बाद इसकी जो पत्तियां बड़ी हो जाती हैं, 3 साल पुरानी जो पत्ती होती हैं उनको आप काट कर या तो उनको एज अ जेल जो उसमें से निकलती है जो आजकल कॉस्मेटिक्स और हर चीज़ में इस्तेमाल की जा रही है जो एंटीऑक्सीडेंट है, उसके लिए आप इनकी पत्तियों को बेच सकते हैं। या फिर इसमें से कुछ एक दवाई भी बनती है मुसब्बर जिसे बोलते हैं, उसके लिए भी इनकी पत्तियों को आप बेच सकते हैं। जी जी। तो खेती के लिए कौन कौन सी प्रमुख बातें रहेंगी इनके लिए एलोवेरा को लेकर? खेती के लिए प्रमुख बातें यही है कि जब आप इसकी खेती को लगाएं तो वो पानी का भराव नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे उसकी जड़ें खराब हो जाएंगी। और 45 सेंटीमीटर की दूरी पर आप पौधे उसके लगाएं। छोटे पौधे जो हैं 1 से लेकर 1.5 साल तक के जो पौधे हैं वो आप खरीद सकते हैं और उनको आप लाइन में लगा के उसके बाद जो है आप इसको पानी की वैसे एलोवेरा को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी इसको जो है आप तो समय समय पर सिंचाई करते रहें जिस हिसाब से इसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है। और 3 साल के बाद फसल लेने के बाद एक जो फसल आपने एक बार में लगाई है वो आपकी 5-6 साल तक आपको पत्तियां अच्छी देती है। 5-6 साल के बाद जो इसकी पत्तियां हैं उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी कम होने लग जाती है, चाहे वो एलोइन जेल की हो या फिर एलोइन कंटेंट की हो। तो 5 साल के बाद आप अपनी जो पुरानी फसल है उसकी जगह उसको नई फसल नए छोटे पौधे लगाकर उसको रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश है बिहार से कॉलर। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। जी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैडम अभी हम ढोली जो एग्रीकल्चर कॉलेज है मुजफ्फरपुर, जी जी, वहाँ से मैडम अदरक का बीज लाए हैं और हम ये भूल गए क्या पता नहीं कर पाए कि अदरक को स्टोर कहाँ, सॉरी हल्दी को स्टोर कहाँ करके रखना है, क्योंकि आगे दिन इसका उपाय होगा। ठीक है जी। और एक सवाल है मैडम। जी जी बताइए। जैसे पहले हम लोग बोते थे एकदम नीचे गाड़ दिए मिश्री कंद, ये अलुआ कहते हैं, अलुआ की तरह रोप देते थे। लेकिन क्या अब इसको आलू की तरह रोपना ज्यादा बेहतर रहेगा या प्लेन करके रोपना? जी डॉक्टर साहब 2 सवाल हैं इनके। एक तो ये कि कैसे इसको स्टोर कैसे करें जब तक इसकी रुपाई नहीं हो जाती। रखे मैडम? हाँ जी जी। और रुपाई का सही तरीका क्या है? हाँ, एक तो भंडारण से संबंधित है, दूसरा रुपाई का तरीका है। तो क्योंकि अभी ये ढोली जो कृषि विश्वविद्यालय बिहार में है वहाँ से इन्होंने बीज प्राप्त कर लिया है हल्दी का। इसको ज़्यादा दिनों तक भंडारण करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लगाने का समय हो रहा है। फिर भी या तो इसका भंडारण खातियों में डालकर, जहाँ का क्योंकि तापमान जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, इसलिए जो है भूमिगत जो खातियाँ हैं इस तरह की तैयार की जाती हैं जो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर गहरी, इस तरह का जो खाती है उसमें बनाकर उसके बीच में इसको रख सकते हैं। ऊपर से लकड़ी के तख्तों से इसको ढकें ताकि तापमान और नमी जो है बराबर बनी रहे और इसमें कोई खराबी ना आए। वैसे अगर खड्डों में या खातियों में नहीं भी इसको भंडारण करना हो तो हल्दी की जो भंडारण है वो ज़मीन के ऊपर भी, इनके धरातल के ऊपर भी कर सकते हैं, जहाँ कहीं दीवार या इस तरह के, लेकिन पानी वर्षा का पानी हो चाहे कोई और किस्म का पानी हो, पानी उसके ऊपर ना आए। और इसको जो है ऊपर से मिट्टी और जो काऊ डंग है, गाय का गोबर वगैरह है, इसका मिश्रण करके पहले तो हल्दी की गठियों को सूखी पत्तियों या घास से ढकें और उसके ऊपर जो है इसका प्लस्तर जो है वो गाय के गोबर का और मिट्टी का जो मिश्रण है, कच्चे गोबर का मिश्रण है, उससे इसकी लिपाई कर दें और इस तरह से भी इसको बचा सकते हैं। यानी मान लीजिए कमरे, जैसे कमरे का कोई आपकी कोना है, पक्का कोना है तो वहाँ पर उसको ढेर लगा दें और ऊपर से छपाई कर दें, उसकी छपाई इसकी कर दें। इस तरह से इसका भंडारण किया जा सकता है। हालांकि इतना समय अब भंडारण के लिए नहीं है, तो छोटे गड्ढे में भी जो है 1-1.5 महीने के लिए इसका भंडारण कर सकते हैं और समय पर। अच्छा, जहाँ तक रुपाई का प्रश्न है, मेरा एक सवाल और ये भी, जो पत्ते आपने बताया कि पत्ते डाल दे तो सूखे पत्ते होने चाहिए या फिर गीले पत्ते? सूखे
सूखे गीले तो क्योंकि फिर नमी सूखे हो पत्ते जाएगी। या घास, उससे उसको पहले ढकें, मगर, है ना? उसको ढकें और उसके ऊपर उसका प्लास्टर करें। जी। तो इस तरह की बात है जो भंडारण की है। अब है कि इसकी रुपाई के बारे में, तो रुपाई के लिए इन्होंने आलू के साथ शायद इसका आलू की तरह ही तुलना की है, उसी तरह लगाया जाता है। एक गट्ठी का भार लगभग 25 से 30 ग्राम होना चाहिए और उसमें 1 से 2 आंखें होनी चाहिए और उसको जो है इनके काट कर तेज धार जो चाकू है उसके साथ इसको काट सकते हैं और उसके बाद इसकी रुपाई जो है आलू की तरह ही की जाती है। ठीक है, अश्वनी एक दर्शक हैं दिल्ली से, आइए बात करते हैं। हेलो अश्वनी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी नमस्कार, सवाल बताइए। मेरा एक हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार, सवाल बताएं। मेरा ना एक घृत कुमार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा घृत कुमारी का एक पौधा है तो उसमें ना बार बार कीड़ा लगता है। अच्छा। काले धब्बे और बड़े धब्बे लग जाते हैं, तो उसका निवारण कैसे किया जाए? और दूसरा मेरा प्रश्न, दातुन प्रयोग करता हूँ तो उसमें मैं क्या नीम के पौधे से गमले में लगाकर ये मेरे को दातुन मिल सकता है क्या? जी, ये 2 सवाल है। एक तो घृत कुमारी की बता रहे हैं कि उसमें कीड़े लग जाते हैं और दूसरा कि नीम क्या गमले में कर सकते हैं ताकि दातुन के लिए। नीम का पौधा दातुन के लिए। घृत कुमारी में जो आप काले छोटे छोटे धब्बे जो पत्तियों में लग जाते हैं, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि आप एक बारी पौधे के अंदर अपना पत्ती लाके कृषि विज्ञान केंद्र या पूसा में, आप दिल्ली में ही रहते हैं तो पूसा में एक बार लाके आप अपनी पत्ती दिखा दीजिए। वैसे इन पौधों पे कोई बीमारी लगती नहीं है, पर कभी कभी किसी कीड़े के खाने से या कोई चीटा वगैरह होता है उसके उस पर दांत लगाने से या कुछ निशान बनने से वो काला निशान पड़ जाता है। दूसरी बात आपने जो नीम की कही, नीम क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं तो उसको आप गमले में लगाना ठीक नहीं है। आप थोड़े दिन तक तो उसको गमले में लगा सकते हो अगर बहुत बड़ा आपका गमला है, पर बाद में तो आपको उसको मिट्टी में ही लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वैसे भी अगर वो नाजुक होती हैं फिर उसकी डंडियां भी नहीं दातुन लायक बन दातुन लायक डंडी होगी भी नहीं उसकी। ओमवीर है राजस्थान से एक दर्शक। हेलो हेलो ओमवीर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहे हैं। हेलो जी नमस्कार, सवाल बताएं। सवाल ये है, एलोवेरा द्वारपाठे की खेती करना चाहते हैं। एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं, राजस्थान में कहाँ से हैं आप? धौलपुर जिला सैफू तहसील। कहाँ से? जिला धौलपुर, राजस्थान, तहसील सैफू। धौलपुर से, ठीक है जी। राजस्थान में आप एलोवेरा की खेती बहुत अच्छे से लगा सकते हैं क्योंकि पानी की जो वहाँ पर एक कमी रहती है वो इसको अच्छी तरह से ये पौधा उसको झेल लेता है। इसकी खेती के लिए अगर आपको बहुत अच्छी जानकारी चाहिए तो राजस्थान में ही मेडिसिनल प्लांट बोर्ड वालों का ऑफिस है, आप वहाँ से इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है उनका एक स्टेट बोर्ड भी वहाँ पर है, वहाँ जाके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पौधे की जानकारी कहाँ से खरीदने हैं और उसको लगाने के लिए भी अभी जैसे अब बरसात के बाद जो है वो आप उसके पौधे अभी खरीद के फिर बारिश के बाद मई के एंड में या फिर जून की शुरुआत में आप इसके पौधे अपने खेत में आराम से लगा सकते हैं। जी चलिए, ये तो बात रही कि किस एलोवेरा पे बहुत सारे सवाल आए हैं मैम, लेकिन मैं लेमन ग्रास की भी बात करना चाहूँगी। लेमन ग्रास की भी आजकल हम देखते हैं खासतौर पर शहरों में और बड़े होटलों में डिमांड रहती है इसकी, तो किसान इसे भी ले सकते हैं फसल के तौर पर, तो इसके बारे में बताएं। लेमन ग्रास एक मतलब जैसे एक ग्रास है तो घास कुल का ही पौधा है और इसकी जो पत्तियां हैं उसमें से तेल एक निकलता है जो विटामिन ए के बनाने में भी काम आता है। और इसमें से जो तेल निकलता है वो आजकल जो मॉस्किटो रिपेलेंट है उसकी मेडिसिन्स वो बनाने, दवाई बनाने के काम में भी आता है। लेमन ग्रास की खेती आप कर सकते हैं और इसकी जो 1-2 वैरायटीज़ हैं जो लेमन ग्रास रिसर्च स्टेशन पहले ओडाकल्ली केरल में था, उन्होंने एक OD19 करके वैरायटी निकाली है, वो आप वहाँ से उनके बीज या सकर्स जो हैं वो ले सकते हैं और इसकी खेती कर सकते हैं किसान भाई हमारे। और इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, आपकी कॉल्स हम लेते रहेंगे। देखते हुए हेलो किसान। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव,
सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। और अब हेलो किसान के हम अंतिम पड़ाव में आप पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी समय है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर जो है वो हम साथ साथ स्क्रीन पर फ्लैश भी करते रहेंगे और आप वहां से देखकर हमें फ़ोन कर सकते हैं। विषय एक बार फिर से बता दें, अदरक, हल्दी, सुगंधित एवं औषधीय फसलों की खेती से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आपके हमें फ़ोन करें। मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर वीणा की काल मेघ जो एक है उसके बारे में बताएं, ये कैसे किया जा सकता है? कालमेघ या एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा एक औषधीय पौधा है और बहुत ही कड़वा होता है, इसलिए इसको कभी कभी हरा चिरायता या कड़वा चिरायता भी बोलते हैं। और इसकी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है, जो मतलब जैसे पीलिया जब हो जाता है तो उसके लिए इसके अलावा कोई और दवाई है नहीं। अभी भी अगर आप कभी जाएं तो जो वैद्य वगैरह हैं वो इसकी दवाई हमें कालमेघ की दवाई पत्तियों का ही चूर्ण बना के वो खिलाते हैं पीलिया के लिए। तो कालमेघ की खेती के लिए जैसे अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, इसकी नर्सरी लगा के इसकी खेती की जाती है। तो कहाँ से मिलेंगे इसके बीज? आप खरीदने के लिए आप नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड पर भी जाकर वहाँ से भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको उपलब्ध करा देंगे बीज। या फिर इसके बीज आप आनंद में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उनका एक इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च, वो लोग भी इसके बीज देते हैं। अदरवाइज कई स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो इन पौधों पे काम कर रही हैं, वो लोग भी आपको बीज जो है इसका उपलब्ध करा सकते हैं। कॉलर है ललित मोहन हमारे साथ ओडिशा से फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो ललित मोहन जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो ललित मोहन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, चलिए शायद आवाज़ नहीं आ पा रही है हमारी, उन तक हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही या फिर लाइन में कुछ गड़बड़ है। दोबारा आप कॉल कीजिए। ऋतिकेश एक कॉलर और जिन्होंने भी महाराष्ट्र से कॉल किया है, ऋषिकेश जी फोन लाइन पर हैं। हेलो ऋषिकेश जी, क्या सुन पा रहे हैं हमें? हेलो ऋषिकेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? चलिए शायद ऋषिकेश जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं वो हमें फ़ोन करें, जैसे ही आपका कॉल लगेगा ज़रूर हम आपके प्रश्न को लेंगे। और डॉक्टर शर्मा, अब बताइए कि हमने बात की, हमारी काफ़ी चर्चा हो गई अदरक के ऊपर, लेकिन हल्दी पे कुछ सवाल आए, लेकिन कुछ बातें छूट रही थी, तो हल्दी के बारे में बताइए कि किसानों को क्या क्या करना चाहिए? हल्दी एक इस तरह की फसल है कि किसान भाई इस फसल का प्रयोग खास करके ऐसे खेतों में जहाँ पर सिंचाई नहीं है उसमें भी इसको कर सकते हैं, और अगर सिंचाई है तो सोने पर सुहागे वाली बात है। और दूसरी बात है कि वैसे तो बहुत सारी फसलें हैं जो एक से ज़्यादा एक लाभ देने वाली हैं, लेकिन हल्दी का अगर हम विशेष गुण कहें कि इसमें जो है वो प्रतिदिन खेत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि सब्जियों में जो है प्रतिदिन ध्यान रखना पड़ता है, और बीमारियां और आवारा जानवरों से भी खतरा नहीं होता, वो भी कोई खतरा नहीं है। और एक बात अवश्य है कि वर्षा ऋतु में 1 या 2 बार अगर खरपतवार निकाले जाए तो ये इस फसल के लिए बहुत ही लाभदायक रहते हैं। पानी की निकासी उसका तो इंतजाम चाहिए। तो बाकी अगर 1 वर्ष के बाद भी फसल या तो कमजोर है या नहीं निकाल पाता है किसान, तो इसको द्विवर्षीय फसल के रूप में 2 वर्ष के बाद भी निकाल सकते हैं। हालांकि प्रतिवर्ष फसल को निकाला जाना चाहिए, लेकिन अगर फसल में कोई कमजोरी हो या किसान किसी कारण से नहीं निकाल सकता हो, तो जो 2 वर्ष में निकाली जाने वाली हल्दी है उसका जो रंग है यानी कि कुरकुमिन कंटेंट, जो इसकी गुणवत्ता का एक पक चुकी होगी एक मापक है, तो वो जो है वो बढ़ जाता है, इसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है और कुछ पैदावार में भी कुछ बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसलिए जो है, और एक बात और के जो प्रतिवर्ष निकालने का जो खर्चा है वो भी इसमें से फिर कम हो जाता है। जी, तो सुरेश एक दर्शक छत्तीसगढ़ से, उनका भी हम कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सुदेश जी, क्या सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी बताएं, सवाल बताएं। जी, मैं पुदीने की खेती के बारे में जानना चाहता हूँ, इसका प्रवर्धन कैसे होता है और जापानी पुदीना और देसी पुदीना की खेती में क्या अंतर? जी डॉक्टर वीणा। पुदीने की खेती के लिए आप जो है
इसको लगाने के लिए पानी का जो है वो ज़मीन में ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे इसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं। हालांकि इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। और ये अभी मई के अंदर आप लगा सकते हैं, दोनों ही पुदीना, जापानी पुदीना भी और देसी पुदीना भी। दोनों में फ़र्क ये है कि जो जापानी पुदीना है उसका जो उसमें जो केमिकल कंटेंट्स हैं वो देसी पुदीने से फ़र्क होते हैं, और मार्केट में भी दोनों के रेट में फ़र्क होता है। जी जी। और मैं आपसे जानना चाहूँगी अब आगे कि जो हमारे किसान हैं उनकी ये भी समस्या रहती है कि सुगंधित औषधीय फसलें कर तो लेते हैं, लेकिन बाज़ार किस तरीके से समझे, बाज़ार तक कैसे पहुँचे, इसके लिए क्या बताएंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है औषधीय पौधों की खेती में या संगंधीय पौधों की खेती में, कि बाज़ार का जो भाव है या कई बारी बाज़ार नहीं मिल पाता है इन पौधों के लिए, तो फसल कई बार ख़राब भी हो जाती है और किसान भाइयों को बहुत नुकसान भी हो जाता है। तो उन सब से बचने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आपको इसकी खेती के लिए प्लानिंग पहले से ही करनी चाहिए। प्लानिंग में ये है कि आप जो पौधा लगाना चाहते हैं उसका मार्केट थोड़ा पहले सर्वे कर ले कि मैं उसको कहाँ दे सकता हूँ, या फिर ऐसा है कि जो आप पौधा लगाना चाहते हैं उसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट या उसको हार्वेस्ट करने के बाद जो उसकी प्रोसेसिंग है थोड़ी उसके बारे में जानकारी रखें। जैसे अब कालमेघ है, अगर आप कालमेघ लगाएं और आपको फ्रेश जो आपने खेत में से निकाला है उसको बेचने में अगर दिक्कत भी हो रही है, तो आप कालमेघ के पौधे निकाल के उनको आप छाया में सुखा लीजिए, सुखा के उसका चूर्ण बना के रख लीजिए, और जब आपको उसके चूर्ण का मार्केट में रेट अच्छा मिले तो आप ड्राई करके चूर्ण को मतलब 1 साल बाद या 8 महीने बाद भी उसको बेच सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों का पहले ही अगर आप ध्यान रख लें तो किसान भाइयों को इतनी दिक्कत नहीं होगी। राजस्थान से आइए बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी जी नमस्कार, सवाल बताइए। हेलो, हमारे ये हल्दी और अदरक की खेती करना चाहते हैं, कैसी मिट्टी चाहिए और कैसे लगाना पड़ता है? हम राजस्थान से बोल रहे हैं। ठीक है, अगेती खेती करना चाहते हैं हल्दी की। हल्दी और अदरक दोनों की। हल्दी की करना चाहते हैं या अदरक की भी? हल्दी और अदरक दोनों की खेती करना चाहते हैं। हाँ, राजस्थान में हल्दी और अदरक की खेती करते समय ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है कि जिस क्षेत्र में इनकी खेती करनी है, विशेषकर अदरक की अगर हम बात करें, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि तापमान जो है अगर 1 महीने का हम औसत तापमान देखें तो 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। किसी समय के लिए ऊपर जाता है, लेकिन औसतन जो तापमान है वो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर राजस्थान में जिस जगह की बात कर रहे हैं तापमान ज़्यादा जाता है तो अदरक की खेती जो है वो नहीं भी की जानी चाहिए। हालांकि थोड़े रकबे में कर सकते हैं और उसके लिए जो है वो छाया का जो प्रबंध करके, ताकि तापमान जो है वो कम रहे। और हल्दी की खेती जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले क्षेत्रों में भी की जा सकती है, लेकिन मिट्टी जो है वो अगर दोमट मिट्टी है या उसमें रेतली मिट्टी भी है या चिकनी भी है तो उसको भी दोमट बनाया जा सकता है। अच्छी तरह गली सड़ी गोबर की खाद अगर हम प्रयोग करते हैं और काफ़ी अच्छी तरह जो है वो बिछावन, मल्चिंग, इसका जो इस्तेमाल है वो करते हैं, चाहे सूखी घास पत्तियाँ हैं जो स्थानीय स्तर पर जो है वो कम मूल्य पर मिलती हों, ताकि जो फसल की जो लागत है वो कम रहे, और अच्छी तरह गोबर की गली सड़ी खाद का प्रयोग करके हम जो है वो इनका। जी, कॉलर है गोविंद राजस्थान से, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार गोविंद जी, सवाल बताएं। आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है हम तक, फिर से बताइए। एलोवेरा की खेती एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं गोविंद है राजस्थान से। जी हाँ, एलोवेरा की खेती का हमने जैसे पहले भी आपको बताया कि आप उसकी खेती राजस्थान में कर सकते हैं। और पौधे जैसे ये बताया गया कि उसको 45 सेंटीमीटर की दूरी पे आप पौधे 1 से 1.5 साल तक का जो पौधा है उसको आप शुरू में लगाइए। 3 साल के बाद इसकी पत्तियां जब बड़ी हो जाती हैं 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी और 3 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी, उन पत्तियों को आप उसको काट के उसको मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। एक बार लगाई गई जो फसल है वो 5 साल तक चलती है, उसके बाद उसमें कंटेंट धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, तो आपको 5 साल के बाद दोबारा से अपनी फसल नई तरीके से फिर लगानी पड़ेगी। ठीक है, रमेश भाई है गुजरात से, एक और कॉलर, आइए बात करते हैं। जी रमेश भाई जी बताएं सवाल। हेलो जी नमस्कार, सवाल बताइए।
जब हम अदरक की खेती करते हैं ना, तो उसमें कभी कभी पौधा सूख जाता है। अच्छा, ठीक है, पौधा सूख जाता है अदरक की खेती करते हैं। हाँ, अदरक की मुख्य फसलों में या अदरक की फसल में जो मुख्य समस्या है या रोग है वो यही है। इनका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस विषय पर हम अभी तक बात नहीं कर पाए थे। तो गट्ठी सड़न एक ऐसा रोग है जिससे कि अदरक की जो फसल है उसमें काफ़ी समस्या आती है। और गट्ठी के अतिरिक्त ये जो पौधे का तना है, पत्ते हैं, उसके ऊपर भी इसका पीलापन आना, इसका मुरझाना, इस तरह के लक्षण जो हैं वो देखे जाते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सबसे पहले जो बीज अदरक जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं फसल को लगाने के लिए, वो स्वस्थ होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ ही साथ उस बीज का जो या उन बीज गठियों का उपचार किया जाना चाहिए, जैसे कि डायथेनम 45 और बेबिस्टिन, इस तरह का घोल बनाकर और उसके बीच में गठियों को 1 घंटे तक डुबोकर रखें और उसको फिर छाया में सुखाएं। और ये जो कार्य है ये बीज गठियों को भंडारण करते समय भी करना है और भंडारण से निकालकर बुआई से पहले भी जो है वो बीज गठियों का उपचार करना है। तथा खेत में पानी का जो निकासी है उसका उचित प्रबंध करना है वर्षा ऋतु में खास करके। इसके साथ साथ ही अगर कुछ पौधों में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उन पौधों को जो बहुत ही सीरियसली इस रोग से ग्रसित हैं उनको निकाल कर किनारे भी रख सकते हैं, क्योंकि सिंचाई करते समय जो इस तरह का रोग है वो पानी के साथ साथ दूसरे स्वस्थ पौधों तक भी फैलता है। तथा इसी दवाई का जो है वो स्प्रे भी किया जा सकता है तथा फसलों को सिंचित भी इसी घोल के साथ करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों की कॉल ली और आज के विषय पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की आपने। धन्यवाद। और आज के लिए फिलहाल हेलो किसान में इतना ही, लेकिन कल का विषय क्या है वो आप नोट कर लें। तो कल का विषय हम आपको बता दें, कल का विषय है थ्रेशर उपयोग करते समय सावधानी और बचाव। थ्रेशर का उपयोग करते समय सावधानी और बचाव, क्योंकि इस वक्त इन जो कृषि संबंधी मशीनें हैं इनका इस्तेमाल होता है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें। इसी के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आप चाहे तो मैं ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस आप नोट करें, hellokisan2015@gmail.com, hellokisan2015@gmail.com। और अगर आप चाहें तो फेसबुक के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पे जाएं, सर्च बॉक्स में हिंदी में हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा जिसे फॉलो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और हमारी वॉल पर अपने प्रश्न भी साझा कर सकते हैं। और अब हमारा हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर नोट कर लें, जो कि आपके लिए इस प्रोग्राम के बाद भी उपलब्ध रहेगा। सुबह 6 से रात 10 बजे तक, सोमवार से शनिवार आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060। इस नंबर पर कॉल कीजिए, अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवाइए और इन प्रश्नों को हम कार्यक्रम के दौरान शामिल करते हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।